Okay, cool. Today we are going to discuss about mitosis. What is mitosis? Mitosis is a type of cell division. We know that there are two type of cell division. सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं, एक मियोसिस होते हैं, मियोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है. माइटोसिस एंड मियोसिस. मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में होता है कि जो पेरेंट का प्लॉइडी लेवल है, जैसे ह्यूमंस की अगर बात करें तो हम लोग के अंदर 23 क्रोमोसोम है, मतलब 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जिसमें एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है और बाकी 22 पेयर को हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं. ठीक है, तो अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्या होता है कि प्लॉइडी लेवल जो है वो ऑफ स्प्रिंग का पेरेंट से हाफ हो जाता है. ठीक है, और माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल डिवीजन. इक्वेटोरियल डिवीजन इन द सेंस कि जो प्लॉइडी लेवल अगर 46 क्रोमोसोम पेरेंट में होगा तो जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा उस सेल का, सेल में होता है माइटोसिस एंड मियोसिस. ये सेल के डिवीजन की एक प्रोसेस है कि माइटोसिस से करेगा या मियोसिस से करेगा. अगर मियोसिस से सेल डिवाइड कर रहा है तो उस प्रोसेस में प्लॉइडी लेवल जो है, जो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, पेरेंट से जो है क्रोमोसोम लेवल क्या हो जाएगा? ऑफ स्प्रिंग में हाफ हो जाएगा. और मियोसिस माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहते हैं. प्लॉइडी लेवल जो है और ऑर्गेनिज्म का मेंटेन रहता है. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मियोसिस कहाँ करते हैं, माइटोसिस कहाँ करते हैं. नॉर्मल सेल्स में जैसे हमारे स्किन सेल रोज डैमेज हुए रोज बनते हैं. ठीक है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स के सेल्स रोज डिवाइड होते हैं, रोज बनते हैं. तो अगर इसमें देखें इन सेल्स में क्या होता है? इन सेल्स में होता है माइटोसिस, क्योंकि हम लोग का प्लॉइडी लेवल क्या है? 2n. जो नए सेल्स बनेंगे उसका क्या प्लॉइडी होना चाहिए? उसका भी प्लॉइडी 2n होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ माइटोसिस होता है. और मियोसिस कहाँ होगा? जर्म सेल बनने में. जब स्पर्म बनेगा, ओवम बनेगा तो मियोसिस होगा, क्योंकि हम लोग का प्लॉइडी लेवल है 2n. तो स्पर्म का प्लॉइडी n होना चाहिए, स्पर्म का n, ओवम का n, फ्यूजन हुआ, नया जो जाइगोट बना उसका प्लॉइडी 2n. वहां पे रिडक्शन डिवीजन जरूरी है, क्योंकि अगर रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, उस केस में अगर माइटोसिस नहीं होगी तो हम लोग 2n, जो हम लोग का जर्म सेल बनेगा वो भी 2n, फीमेल का जर्म सेल बनेगा वो भी 2n, 2n का फ्यूजन होगा 4n बन जाएगा. प्लॉइडी लेवल एकदम गड़बड़ा जाएगा, पूरा पता नहीं क्या ही हो जाएगा. तो नेचर ने अपने इवोल्यूशन के क्रम में अपने आप को मेंटेन करने के लिए बहुत कूल सिस्टम बना के रखा है. ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. आज हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन में माइटोसिस के बारे में. सेल में मेनली क्या होता है? सेल में मेनली होता है, एक सेल में मेनली क्या होता है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड मेम्ब्रेन. ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए मटेरियल न्यूक्लियस में रहता है. साइटोप्लाज्म में क्या रहता है? साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं सेल्स के, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड इन केस ऑफ प्लांट्स. आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेसिकली यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, और यूकैरियोट्स में भी ह्यूमन सेल के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, प्रोसेस करीब करीब सेम रहता है ह्यूमंस का एंड प्लांट्स का, लेकिन थोड़ा सा कुछ डिफरेंस आ जाता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे. आज हम लोग ह्यूमन सेल के माइटोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, न्यूक्लियस में क्या रहता है? न्यूक्लियस में उसका जेनेटिक मटेरियल रहता है सेल का. साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं. और मेम्ब्रेन जो है इन सब चीजों को बाउंड करके रखता है, एक घर बना के रखता है मेम्ब्रेन. घर के अंदर टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, फैन है. ठीक है, वो अलग अलग वर्क अपना कर रहा है. लेकिन मेम्ब्रेन क्या किया? रूफ प्रोवाइड किया, वॉल प्रोवाइड किया, फ्लोर प्रोवाइड किया, घर बना के दिया. घर में अब जो जो सामान लगेगा, जिसको एसी चाहिए एसी लगाया है, जिसको कूलर चाहिए कूलर लगाया है. सब अपने अपने हिसाब से, सब अपने अपने सेल्स अपने आप को जिंदा रखने के हिसाब से वो ये काम करती है कि अलग अलग ऑर्गेनेल से. ठीक है, अगर सेल को डिवाइड करना है, सेल को अगर डिवाइड करना है
मान लीजिए माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, तो क्या होगा, पहले एक सेल से दूसरा सेल बनना है, तो पुराने सेल में क्या होना चाहिए, ऑर्गेनेल्स बढ़ाना पड़ेगा सेल को, साइटोप्लाज्म बढ़ाना पड़ेगा, डीएनए कंटेंट डबल करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि सेल को डिवाइड करना है, अपना सब चीज दूसरे सेल को दे दिया और खुद मर गया, नहीं, ऐसे तब फिर क्या मतलब है, एक सेल मर गया दूसरा सेल बन रहा है तो सेल का नंबर तो सेम रह गया, नहीं, हमको सेल बढ़ाना है, ग्रोथ करना है, नई टिश्यू को जनरेट करना है, तो सेल का नंबर बढ़ाना होगा। तो सेल को डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, डिवीजन करने के लिए अपने ऑर्गेनेल्स बढ़ाने होंगे, अपने डीएनए कंटेंट बढ़ाना होगा, और क्या करना होगा, ऑर्गेनेल्स बढ़ा लिए, डीएनए कंटेंट बना दिए, और अपने साइज का ग्रोथ करना होगा। ठीक है, तो ये स्टेजेज हैं सेल साइकिल की। सेल साइकिल में दो फेज आता है, एक आता है इंटरफेज, एक आता है एम फेज, आई फेज एंड एम फेज। ठीक है, आई फेज के अंदर तीन कुल, तो हम लोग बात कर रहे थे कि सेल के फेज के बारे में। ठीक है, दो फेज होता है, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। ठीक है, इंटरफेज में क्या होगा, इंटरफेज में सेल जो है एक्चुअल डिवीजन नहीं करेगा, वो अपने आप को तैयार करेगा उस डिवीजन के प्रोसेस में। तो डिवीजन करने में तो बहुत, जैसे ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में 24 आवर्स लगता है, तो 24 आवर्स में 90% ऑफ द टाइम, मतलब आप कह लीजिए कि करीब 18 से 20 घंटा सेल को सिर्फ प्रिपेयर करने में लगता है, अपने आप को डिवीजन करने में, एक्चुअल माइटोटिक फेज में जाने के लिए 18 घंटे के करीब सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपने कंटेंट को डबल करता है, डीएनए कंटेंट को डबल करता है, सेल ऑर्गेनेल्स को डबल करता है उस एम फेज में जाने के लिए। ठीक है, तो माइटोटिक के दो फेज होते हैं, माइटोसिस ये दो फेज में होगा, एक फेज होगा आई फेज और एक फेज होगा एम फेज। आई फेज में तीन स्टेजेज होते हैं, G1, S एंड G2। गैप 1 इसको बोलते हैं, गैप 1, और ये एस फेज को सिंथेटिक फेज, सिंथेसिस फेज, और ये गैप 2 फेज। इंटरफेज में माइटोसिस के दो फेज हुए, माइटोटिक फेज एंड इंटरफेज। इंटरफेज में तीन डिवीजन हुए, G1, S एंड G2, और माइटोटिक में फिर 4 स्टेजेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, 4 फेज हो गए माइटोटिक डिवीजन के, और 3 फेज हो गए इंटरफेज के। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि G1 में क्या होगा, S में क्या होगा एंड G2 में क्या होगा। दिस इज G2। ठीक है, तो एक सेल है, कोई एक सेल है जिसको डिवाइड करना है, इस सेल को सिग्नल आया कि भाई अब डिवाइड करो तुम। ठीक है, तो ये सेल सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले अपने कंटेंट ऑर्गेनेल्स को बढ़ाएगा, अपना खुद का ग्रोथ करेगा। तो सबसे पहले ये G1 फेज में जाता है। G1 फेज में जैसे जाएगा तो G1 फेज में क्या होगा, G1 फेज में सेल विल डुप्लीकेट इट्स ऑर्गेनेल्स, increase is cytoplasm, make protein, ठीक है, अपने ऑर्गेनेल्स को बढ़ाएगा, साइटोप्लाज्म को बढ़ाएगा, प्रोटीन कंटेंट अपना बढ़ाएगा। प्रोटीन क्योंकि आगे जब जाएंगे
तो डीएनए डिपेंडेंट क्या करते हैं, डीएनए का इस फेज के बाद एस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन होता है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन में क्या होता है कि जैसे देखिए एक सेल है, सेल के पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या कंटेंट रहता है, ये हो गया, इसको रब कर देते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 फेज है, ठीक है। एक सेल है, सेल के पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में उसका डीएनए कंटेंट है। डीएनए कंटेंट इन द सेंस क्या रहता है, डीएनए कंटेंट हम लोग जानते हैं हमारे पास कितना डीएनए है, हमारे पास 46 डीएनए नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हमारे पास क्या है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेरेंटल है, 23 मैटरनल है, 23 पेरेंट्स मतलब पैटर्नल है, फादर से आए, एंड 23 मैटरनल है जो कि मदर से आया है। 46 क्रोमोसोम हुआ। अब नया सेल हमको बनाना है तो उस क्रोमोसोम को हमको सेल में कॉपी करना होगा, एग्जैक्ट कॉपी करना होगा, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन है ये, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होने को है। इसमें जैसा पेरेंटल सेल है वैसा ऑफ स्प्रिंग बनेगा। तो डीएनए भी अगर जो रिप्लिकेट करेंगे, जो जेनेटिक कंटेंट है पेरेंट के पास सेल का, अगर ऑफ स्प्रिंग में हमको उसी कंटेंट को भेजना है तो सेम रिप्लिकेट करना होगा। एक भी जेनेटिक कोड इधर से उधर हो गया तो ये माइटोसिस नहीं होगा, क्योंकि उसमें फिर वेरिएशन आ जाएगा। और हमको चाहिए क्या, सेम कॉपी चाहिए, सेल का डीएनए, सेल के डीएनए कंटेंट का सेम कॉपी चाहिए। तो एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। डीएनए का रिप्लिकेशन क्या होगा, डीएनए का रिप्लिकेशन ऐसे होगा कि हमारे न्यूक्लियस में ऐसे क्रोमोसोम पड़े रहते हैं जिसको हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम हम लोग एम फेज में कहेंगे जब कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज क्रोमोसोम। तो हमारे जब न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल फ्लोट करते रहते हैं न्यूक्लियस में, तो वो क्रोमेटिन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, 2 स्ट्रैंड होता है न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है, 2 स्ट्रैंड है। अब इन 2 स्ट्रैंड्स में डीएनए रिप्लिकेशन हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे डिटेल से, अभी जान लेते हैं कि ये डीएनए रिप्लिकेशन में क्या होगा। ये स्ट्रैंड जो है ये खुलने लगेगा, ठीक है, ये खुल जाएगा, ठीक है। ये बीच से कहीं एक जगह से खुला और इस स्ट्रैंड की एक कॉपी बनेगी, जो जेनेटिक कोड है इसमें, इस स्ट्रैंड की एक कोड कॉपी बनेगी और इस स्ट्रैंड की एक कॉपी बनेगी। तो 2 स्ट्रैंड की 2 कॉपी बन गई, मतलब 4 कॉपी बन गया, ठीक है। इसी को कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। जो डीएनए कंटेंट है सेल में वो रिप्लिकेट कर गया, मतलब डबल हो गया, ठीक है। तो एस फेज में क्या होगा, डीएनए रिप्लिकेशन। तो और एस फेज में जो डीएनए रिप्लिकेशन होगा वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होती है जो कि डीएनए रिप्लिकेशन में मदद करती है। वो जीवन फेज में जो प्रोटीन बनेंगे उनके मदद से फिर वो एंजाइम बनेगा, ठीक है। तो सेल को आगे कंटिन्यू डिवाइड करने के लिए ये सब चीजें जरूरी हो रही हैं। एस फेज में क्या हो गया, डीएनए कंटेंट डबल हो गया। डीएनए कंटेंट डबल हो गया मतलब जो प्लॉइडी पहले 2n था वो क्या हो गया, 2n से 4n हो गया। डीएनए रिप्लिकेशन हुआ। जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, पर क्रोमोसोम का कंटेंट जो है डीएनए कंटेंट को C से डिनोट करते हैं। डीएनए कंटेंट अगर सेल में पहले 2C था तो अब वो बढ़ के 4C हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, और डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, ठीक। ये हो गई एस फेज। अब फिर फर्दर G2 फेज में आएगा सेल। G1, S एंड G2 3 फेज होते हैं। सबसे ज्यादा सेल जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें देते हैं, G1 फेज में मोस्ट
ऑफ द टाइम। जीवन फेज में सबसे ज्यादा सेल रहता है, कभी 8 घंटा भी रह सकता है, 10 घंटा भी रह सकता है, कभी कभी सेल जो है सालों साल किसी किसी ऑर्गेनिज्म का सेल होता है जो जीवन फेज में ही रह जाता है। ठीक है, 2 फेज हो गया जीवन फेज। जीवन फेज में क्या हुआ, सेल ग्रोथ किया, अपने ऑर्गेनेल्स को डुप्लीकेट किया। एस फेज में क्या किया, एस फेज में डीएनए कंटेंट को डबल किया अपना, ताकि ऑफ स्प्रिंग में पास ऑन कर सके वो फर्दर आगे के स्टेज में। जीवन G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज में क्या होगा, बस ग्रोथ होगा, सेल ग्रोथ होगा। ठीक है, ये 3 फेज हो गए। ये 3 फेज कौन, आई फेज के पार्ट हैं ये, आई फेज। ठीक है, ये तीनों क्या है, आई फेज में है। और एक फेज होता है जिनको हम कहते हैं जी0 फेज, क्विसेंट फेज, जी0 फेज कहते हैं। ठीक है, जी0 फेज क्या है, जी0 फेज एक ऐसा फेज है कि जब सेल को डिवाइड नहीं करना होता है तो वो जी0 फेज में रहता है। और जी0 फेज के भी 3 तरह के सेल्स हैं, जो जी0 फेज में रहने का जो उनका तरीका है वो 3 तरह से है। एक सेल होता है प्लोरीफेरेटिव, एक स्टेबल और एक परमानेंट। 3 तरह के सेल हैं। प्लोरीफेरेटिव सेल क्या है, जैसे हमारे स्किन के सेल, स्किन के सेल हमेशा बनते हैं, टूटते हैं, अभी कट जाएगा फिर से बन जाएगा, और डेड सेल ऐसे झड़ के बाहर भी निकलते हैं। तो स्किन सेल रोज टूटते हैं, रोज बनते हैं, तो उनको क्या है, उनको हमेशा जो है ट्रांसफर होते रहते हैं। वो जी0 से जीवन में, थोड़ी देर के लिए जी0 में है, फिर जीवन में गए, फिर अपना सेल डिवीजन किए, तो वो आते हैं जाते हैं, कभी वहां परमानेंटली नहीं रहते हैं। तो ऐसे सेल को कहते हैं प्रोलीफेरेटिव सेल। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें प्लोरीफेरेटिव सेल का एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो स्किन सेल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, स्किन सेल हमारे जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआई ट्रैक भी। ठीक है, जीआई ट्रैक में भी हम लोग फूड रहते हैं, हम लोग जानते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है जीआई ट्रैक में, जो कि फूड जैसे गया तो कहीं कहीं कटा, कहीं छीला, कहीं टीयर हुआ, तो उसको रिपेयर करने में वो बराबर जो है अपने सेल डिवीजन में आते रहता है। ठीक, और दूसरे तरह के सेल होते हैं स्टेबल सेल्स। ये प्रोलीफेरेटिव सेल्स हो गए पहला, जो स्किन के सेल्स हो गए, जो हमेशा जाते रहेंगे जीवन फेज में, जी0 फेज में रहेंगे नहीं परमानेंटली या ज्यादा देर के लिए। और एक होते हैं स्टेबल सेल्स। स्टेबल सेल्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए लीवर के सेल्स हैं, हम लोग जानते हैं कि लीवर रीजनरेट करता है अपने आप को। अगर लीवर में कोई चाकू मार देगा तो फिर से लीवर फिर से बन जाएगा। ठीक है, यकृत बोलते हैं उसको, और हिंदी उर्दू में क्या बोलते हैं, जिगर। ठीक है, तो लीवर जो है स्टेबल सेल्स हुआ। स्टेबल सेल्स मतलब कि वो जी0 में रहता है जब तक उसको सिग्नल नहीं आया है कि भाई तुम डिवाइड करो। वो ऐसे डिवाइड नहीं करेगा, वो जीवन में पड़ा है, लेकिन उसको जब कभी सिग्नल आएगा कि अब तुमको जरूरत है डिवीजन करने का, तो वो डिवीजन करने की कैपेसिटी रखता है, वो जी0 से वापस फिर जीवन में आ जाएगा। ऐसे सेल्स को कहते हैं स्टेबल सेल्स। ठीक है, तो लीवर इसका एग्जाम्पल है। लीवर, अगर आप अपना लीवर काट के किसी को दे भी दीजिएगा तो आपका लीवर खुद से बना लेगा, आधा लीवर बना सकता है लीवर सेल। ठीक है, और कुछ सेल होते हैं परमानेंट सेल, जो एक बार डिवाइड कर गए उसके बाद वो जो जी0 फेज में जाएंगे वो कभी वहां से निकलेंगे नहीं। जैसे हमारी नर्व सेल, नर्व सेल जो है परमानेंट सेल होती है, वो कभी डिवाइड नहीं करती है, नर्व सेल। और हमारे हार्ट के जो सेल हैं, कार्डियक सेल, ये कभी डिवाइड नहीं करेंगी। ये एक बार जी0 फेज में पहुंच गई तो फिर पहुंच गई, ये फिर वापस नहीं निकलेगी वहां से। इसीलिए कहता है कि हमेशा जब आप चलिए मोटरसाइकिल पे तो हेलमेट लगा के चलिए। काहे बोलती है पुलिस, ये काहे नहीं बोलती है कि कवच पहन के चलिए, क्योंकि सबको पता है कि ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, कंप्यूटर है ये ब्रेन का, और नर्वस सिस्टम, नर्व न्यूरॉन से रिलेटेड है ये सारा फंक्शन। तो एक बार अगर ब्रेन डैमेज हो गया तो इसका कोई उपाय नहीं है, फिर हाथ टूट गया तो हाथ बन जाएगा, छिला गया, कट गया,
तो सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रेन डैमेज हुआ तो नर्व सेल अपने आप को रिकवर कभी नहीं करती है, क्योंकि वो परमानेंटली जी0 फेज में रहती है, वो दोबारा फिर जीवन फेज में नहीं आएंगी। इसीलिए हमेशा कहता है कि हेलमेट लगा के चलिए, कुछ कीजिए नहीं कीजिए, हेलमेट लगा के चलिए, क्योंकि एक बार सर में चोट लग गया फिर तो कहानी खत्म है। ठीक है, ये हो गया G2 फेज। यहां तक पहुंच गए हम लोग। सेल जो है अपने आप को बना लिया, प्रोटीन बना लिया, आगे डिवाइड करने के लिए ग्रो कर लिया, ऑर्गेनेल्स को डुप्लीकेट कर लिया, सब चीज हो गया सेल के पास। ठीक है, अब एम फेज में आते हैं, माइटोटिक फेज में। माइटोटिक फेज में इसमें 4 फेज होते हैं। प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा, हमारे सेल के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। ठीक है, मान लीजिए ये एक सेल है, सेल है ये। सेल के पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम भी कहते हैं उसको, सेंट्रोसोम, जो कि मिल के बना होता है 2 सेंट्रियोल से। ये सब सेल में आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। सेंट्रियोल्स, 2 सेंट्रियोल से मिलके सेंट्रोसोम बनता है। सेंट्रोसोम के पास क्या है, सेंट्रोसोम के पास स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, एस्टर रेज, स्पिंडल फाइबर उसको कहते हैं। वो स्पिंडल फाइबर क्या होगा, ये देखिए जेनेटिक कंटेंट वहां डबल हो गया। ठीक है, डीएनए कंटेंट डबल हो गया, तो ये डीएनए कंटेंट क्या है, अभी फैला हुआ है न्यूक्लियस में। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो सेंट्रोसोम है, एक तो ये सेंट्रोसोम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेंगे। ठीक है, एक जाने लगेगा सेल के टिप पे, एक जाने लगेगा सेल के बॉटम पे, क्योंकि ये डुप्लीकेट हो चुका है जीवन फेज में, 2 बन चुका है ये। ठीक है, 2 बन चुका है, डुप्लीकेट हो गया है, और इससे कुछ रेज निकलते रहती हैं जिनको हम लोग कहते हैं माइक्रोफाइबर्स होते हैं ये एक्चुअली, जिनको हम लोग एस्टर रेज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सेल को डिवाइड करना है, सेल को डिवाइड करना है मतलब सेल को डीएनए कंटेंट डबल करना है। डीएनए कंटेंट अगर डबल करना है तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कंटेंट रहता है, न्यूक्लियस को अपना मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन करना होगा बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे प्रोटीन की मदद से। ये जो पेरेंटल सेल है इसका न्यूक्लियस डिसॉल्व होने लगता है। न्यूक्लियस ये देखिए डिसॉल्व होने लगा, टूटने लगा बीच बीच से। ठीक है, और जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमेटिन मटेरियल जिनको कहते हैं, वो कंडेंस होने लगे, क्योंकि ऐसे फैला फैला रहेगा तो कैसे उसको 2 हाथ में बांटिएगा, उसको एक जगह लाना होगा, नापना होगा। ठीक है, तो कंडेंस होने लगे क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक, ये न्यूक्लियर डिवाइड होने लगा, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होने लगा। ये क्या है, ये प्रोफेज है, ये अर्ली प्रोफेज में हो रहा है। जब लेट प्रोफेज में देखेंगे तो सारा मेम्ब्रेन टूट चुका होगा, सारा न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो कंडेंस हो चुका होगा। ये जो है हमारे सेंट्रोसोम, ये दोनों अपोजिट पोल पे आ चुके होंगे, ये सब हो चुका होगा। ठीक है, अब प्रोफेज और मेटाफेज अब देखते हैं। मेटाफेज, मेटाफेज में मान लीजिए ये सेल है, सेल है, यहां पे सेंट्रियोल आ गए आपके, सेंट्रियोल के बारे में हम लोग सेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। ठीक है, एस्टर रेज निकलती हैं इससे। और जो क्रोमोसोम है, वो अपने आप को इस तरह सेंटर में मिड लाइन में अरेंज कर लेंगे। सेल के मिड लाइन पे, जहां से सेल को 2 हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, सारे क्रोमोसोम्स जो क्रोमेटिन मटेरियल जो कंडेंस हो चुके हैं
वो अपने आप को इस तरह मिड लाइन में अरेंज कर लेंगी सेल के, ठीक है। इसको मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट, ठीक। ये अरेंज हो गया और इस सेंट्रोसोम से जो इस एस्टर रेज निकले वो जाके इस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इसका बड़ा में इसको समझा देते हैं। देखिए, ये क्रोमोसोम हुआ, क्रोमोसोम सिंगल होता है, ये सेंट्रोमियर हुआ, ये क्रोमोसोम हुआ, इसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एस फेज में क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर गया, डीएनए कंटेंट डबल हो गया। डीएनए कंटेंट डबल हो गया, इसका मतलब ये जो है, ये इसका डीएनए कंटेंट है, ये डबल हो गया है। इन दोनों को हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमाटिड, ठीक है। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। ये एक पूरा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का नंबर किससे पता चलता है मालूम? सिस्टर क्रोमेटिड उसमें कितना भी हो, 2 हो, 4 हो, 16 हो, 32 हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको देखना है कि जितना सेंट्रोमियर है उतना क्रोमोसोम होगा। ये जो इसका स्ट्रक्चर है बीच का, जिससे ये क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े रहते हैं, ये है सेंट्रोमियर। जितना सेंट्रोमियर होगा उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, ठीक है। तो क्या होता है यहां पे, ये स्पिंडल फाइबर आया सेंट्रोसोम से, ठीक है, और ये आके इस पे एक प्रोटीन की लेयर रहती है ऊपर में, जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। उस काइनेटोकोर से अटैच हो जाती हैं आके स्पिंडल फाइबर्स। डायरेक्ट सेंट्रोसोम पे अटैच नहीं होगी, सेंट्रोमियर पे अटैच नहीं होगी, सॉरी, डायरेक्ट सेंट्रोमियर पे अटैच नहीं होगी। आके ये क्या हो गया, ये जो सेंट्रोमियर, डायरेक्ट स्पिंडल फाइबर्स आके सेंट्रोमियर पे अटैच नहीं होंगी। वो क्या करेंगी, सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन का लेयर बना रहता है जिसको कहते हैं काइनेटोकोर, वो आके काइनेटोकोर से अटैच होंगी, ठीक है। तो ये हो गया मेटाफेज में कि सारे जो है क्रोमोसोम वो आके मेटाफेजिक प्लेट बना लिए, सेल के मिड लाइन पे अरेंज हो गए, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में। और स्पिंडल फाइबर जो है वो आके काइनेटोकोर से अटैच हो गया, ठीक है। ये हो चुका है। अब क्या होगा कि डीएनए को हमको 2 भाग में तोड़ना है, तो सेल में कुछ मोटर प्रोटीन्स होते हैं, जो ये स्पिंडल फाइबर आके इसमें अटैच हो गया, ये वापस फिर इसके काइनेटोकोर में इस साइड वाले काइनेटोकोर से, इस साइड वाले काइनेटोकोर से आके अटैच हो गया है। अब क्या होगा, अब इस साइड वाला स्पिंडल ये एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को लेके इधर चल जाएगा और ये एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को लेके इधर चल जाएगा। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब आधा क्रोमोसोम एक साइड चले गया, आधा क्रोमोसोम एक साइड चल गया, क्रोमोसोम जो है डिवाइड कर गया, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में, ये सेल है, ठीक, ये सेल में क्या होगा, ये सेंट्रोसोम है, इससे स्पिंडल रेज जो निकल रही है, ये 2 क्रोमोसोम को लेके इधर चले आएंगी, 2 क्रोमोसोम को लेके 2 क्रोमेटिड लेके इधर आ गए, और ये वाला जो है, ये वाला भी 2 क्रोमेटिड लेके अपने साइड में आ गया, ठीक है। ये हो गया, 2 क्रोमेटिड को लेके एक साइड चले गया, 2 क्रोमेटिड को लेके एक साइड चले गया। तो क्या हो गया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये हाफ हो गए, ठीक। अब ये कौन सा फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। मेटाफेज में क्या हो गया कि सारे क्रोमोसोम ये मेटाफेजिक प्लेट पे आके अरेंज हो गए, ठीक है। अब सेल का कंटेंट डबल हो चुका है,
डीएनए कंटेन। अब सेल को लास्ट स्टेज है, अब सारे सेल क्या करेगा, ऑर्गेनेल्स भी डबल हो चुका है, अब सेल क्या करना करना चालू करेगा, एक साइड में अपना सारा सिस्टम बनाना चालू कर देगा। ये न्यूक्लियस हो गया, ये मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की जो टूटी थी वो फिर से बन जाएगी, सारे ऑर्गेनेल्स जैसे राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज सब आपस में बनने लगेंगे। ठीक है, सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं सेल के वो बनने लगेंगे। इस साइड भी वही होगा, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल डबल हो चुका है। न्यूक्लियर मटेरियल डबल हो चुका है, इसका मतलब कि डीएनए कंटेंट डबल हो चुका है। दो सेल बनने के लिए जो जेनेटिक कोड चाहिए वो कोड डुप्लीकेट हो चुकी हैं। डुप्लीकेट हो गई तो सेल को पता चल गया कि जेनेटिक कोड मेरे पास आ गया है, अब हम अपना सारा ऑर्गेनेल्स जो जीवन फेज में बनाए थे उसको एक एक साइड लेके जाना है और हमको नया सेल बनाना है। फिर वो आगे फर्दर ग्रोथ करते रहेगा, वो फिर फर्दर माइटोसिस करेगा, क्योंकि उसके पास डीएनए कंटेंट आ गया, मतलब जेनेटिक कंपोजिशन उसके पास है, उसको पता है कि हमको किस प्रोटीन के लिए क्या कोड करना है, उसके पास कोडिंग सारा हिसाब किताब उसके पास सब है, बस उसको मैन्युअली वर्क करके उस कोड को जो है प्रोटीन के फॉर्म में ट्रांसक्रिप्शन करना है। ठीक है, ये हो गया, सारा मेम्ब्रेन वापस आ गया, सारा कंटेंट एक साइड चले गया, सारे ऑर्गेनेल्स जो वापस से बनने लगे, और ये सेल जो है एक्टिन मायोसिन प्रोटीन बहुत सारा होता है, ये सेल में क्लीवेज होने लगा। क्लीवेज मतलब सेल अपने आप को एक साइड से जो है काटने लगी, दाबने लगी, चापने लगी। ठीक है, एक साइड से क्रश करने लगी सेल अपने आप को, तो ये क्लीवेज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये टीलोफेज है, और अगला स्टेज क्या है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में क्या हो गया कि दो सेल बन गए, सेम जेनेटिक कंपोजिशन है इनका, सेम डीएनए मटेरियल है, सेम स्ट्रक्चर है, सब चीज सेम है, दो नए सेल हमको मिल गए। तो ये हो गया माइटोसिस का पूरा प्रोसेस, जिसमें साइटोकाइनेसिस क्या है, सेल डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अभी ये जितना हुआ ये सारा क्या है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन। And cytokinesis is सेल डिवीजन। ठीक, तो पहले कैरियोकाइनेसिस होके न्यूक्लियर डिवाइड किया, अब साइटोकाइनेसिस होके सबसे लास्ट में सेल डिवाइड कर गया, दो नए सेल्स में बन गया वो। ठीक है, फेज के नाम आपको लिख देते हैं, कॉपी कर लीजिएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जीवन फेज में सबसे मोस्ट ऑफ द टाइम सेल अपना जीवन फेज में निकालेगा, और एस फेज में क्या होगा, डीएनए कंटेंट डबल होगा एस फेज में। G2 फेज में क्या होगा, सेल ग्रो करेगा, सेल ग्रो कर गया, बना लिया अपना कंटेंट सब। और एक चीज आप लोग जान लीजिए, ये जीवन एस के पास एक चेक पॉइंट होता है, यहां एक पुलिस नाका है, इसका सेल का चेक पॉइंट है, जिसको हम लोग कहते हैं जीवन एस चेक पॉइंट। जीवन एस चेक पॉइंट है ये।
ठीक है। तो मत यहाँ G1 के पास एक चेक पॉइंट हो गया, जो कि सेल जब आएगा एस फेज में जहां इसको डीएनए रिप्लिकेट करना है, तो ये जानेगा कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये एक तो बहुत फास्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा वेरी 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 एक्यूरेट होते हैं। मतलब एक भी जेनेटिक कोड का कंपोजिशन यहाँ वहाँ हुआ मतलब वेरिएशन होने लगेगा, सेम सेल नहीं बनेंगे। तो बहुत मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल बनते हैं तब जाके कभी एक सेल जो है इधर उधर होता है। बाकी ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रहते हैं, बहुत एक्यूरेट रहते हैं। इनको एक्यूरेट रहने में क्या मदद करता है, एक एंजाइम लगता है डीएनए रिप्लिकेशन में, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए काइनेज पॉलीमरेज। सो वो एंजाइम लगता है। तो G1S चेक पॉइंट है, यहाँ पे सेल चेक करेगा कि सारे ऑर्गेनेल्स बन गए, ठीक, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया, ठीक, प्रोटीन मेक हो गया, ठीक। यहाँ से यहाँ आने के लिए G1 से S जाने के लिए चेक अपने प्रिपरेशन को, अपने जो तैयारी है उसको चेक करता है कि सारा तैयारी हो गया है, वहां एक चेक पॉइंट होता है। और एक G2 और M चेक पॉइंट होता है। यहाँ पे G2 से S जाना है तो G2 और M के बीच में एक चेक पॉइंट होता है, G2M चेक पॉइंट इसको बोलते हैं। क्योंकि यहाँ तो तैयारी हुआ, एक्चुअल माइटोसिस तो यहाँ होगा, एक्चुअल न्यूक्लियर डिवीजन तो यहाँ होगा। तो इस फेज से इस फेज I फेज से M फेज में जाने के लिए भी सेल अपने आप को एक बार चेक करता है कि यहाँ मेरे पास क्या क्या है, सब सामान है कि नहीं, डीएनए रिप्लिकेट ढंग से हुआ है कि नहीं, सेल ग्रोथ कर चुका है कि नहीं, प्रोफेज में जाना है क्योंकि हमको अब मेम्ब्रेन तोड़ना है और एक्चुअल माइटोसिस शुरू करना है, यहाँ हो गया। अब एक चेक पॉइंट होता है मेटाफेज और एनाफेज के बीच में, यहाँ भी एक चेक पॉइंट होता है, ठीक है। वहां भी सेल अपने आप को चेक करता है कि मेटाफेजिक प्लेट में आ गया कि नहीं, क्या कहते हैं, क्योंकि अब यहाँ से डीएनए को तोड़ना है, अलग अलग सेल डिवाइड होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी वहां पे, ठीक है। तो वहां पे भी एक चेक पॉइंट होता है। तो 3 ये चेक पॉइंट हो जाते हैं हमारे, ठीक। और तो सब बात बता ही चुके हैं, और तो कुछ बताने लायक अभी इसमें फिलहाल है नहीं आपके लेवल पे। कूल, तो ये माइटोसिस है पूरा, ठीक है। ओके, थैंक यू।